हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़े थे। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो कि है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक सर से और दो पैर से बना हुआ है। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड का सर होता है, जो उसका हेड होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वो वाटर लविंग होता है, लेकिन वो लाइयोफोबिक होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो वाटर लविंग है, H2O लविंग है, तो वो लिपिड हेटिंग होगा। ओके, लिपिड हेटिंग होगा। ठीक है, तो जो अगर वाटर लविंग रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि पोलर, मतलब वो पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में तो वही ना घुलेंगे जो पानी से प्यार करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का सर क्या हो गया? पोलर, लाइपोफोबिक और H2O लविंग। बट जो उसका टेल्स हुआ वो हुआ हाइड्रोफोबिक, मतलब कि उसको पानी से डर लगता है, वो पानी को हेट करता है, H2O हेटिंग। और ये लिपोफिलिक हुआ, अगर ये पानी को हेट करता है तो लिपिड को लव करेगा, लिपिड को पसंद करेगा। और अगर ये पानी को हेट करता है तो ये पानी में तो कभी घुल नहीं पाएगा, तो इसलिए ये जो है ये हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, ये जो है एम्फीफेटिक होता है नेचर में। अब एम्फीफेटिक क्या होता है कि जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट हो। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसमें दोनों पार्ट हो गया, पोलर भी हो गया और नॉन पोलर भी हो गया। पोलर इसका क्या हो गया? हेड, और नॉन पोलर हो गया 2 FA टेल्स। ये जो 2 टेल्स हुआ इसका, ये हो गया इसका नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, lipids are arranged in bilayer with polar heads towards the outer side and non-polar tails towards the inner side. लिपिड्स इस तरीके से बाइलेयर में अरेंज होते हैं कि जो पोलर बॉन्ड्स रहता है, जो वाटर से प्यार करता है, वो बाहर की तरफ रहता है, और अंदर की तरफ जो है वो टेल्स रहता है जो कि वाटर हीटिंग है। और बाहर में तो क्योंकि वाटर रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, एक्वस इन्वायरमेंट रहता है, तो अगर ये टेल्स बाहर की तरफ रहेगा तब तो ये स्टेबल, एज अ स्टेबल प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग हेड को आउटर साइड रखते हैं और टेल्स को इनर साइड। इसमें भी देखिए ऐसे ही रहता है। और बीच बीच में जो ये है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, सो डैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। तो अगर मान के चलिए ये टेल्स बाहर की तरफ रहता तब तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं ना बन पाता, क्योंकि इसको तो वाटर से डर लगता रहता और इसको चारों साइड वाटर रहता, तब तो ये सही से काम नहीं कर पाता। ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ नॉन पोलर टेल्स, इसको जो हम लोग कहेंगे वो कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि नॉन, जिसका कि जो टेल्स है वो नॉन पोलर है। ये जो इसका टेल्स है, ये सब इसका नॉन पोलर टेल्स है। जिसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लेसिथीन का, ये मोस्ट कॉमन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? CH2O FA1, फिर यहाँ CH2O FA2, CH2O, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉस्फोटिडाइल क्लोरीन। इसको पढ़ते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो दो इसका हुआ, टेल्स हो गया इसका, और बाकी जो ये वाला पार्ट हो गया, ये हेड हो गया, ये वाटर लविंग होगा और ये वाटर हेटिंग होगा। तो ये इस साइड रहेगा, मिडल में रहेगा, और जो ये हेड रहेगा वो आउटर साइड पे रहेगा। ठीक है, अब जो है देखना है हम लोग को कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बिटवीन द टेल्स इन एनिमल सेल, जो ये है फॉस्फोलिपिड, इसमें जो बीच बीच में ये जो आप सब्सटेंस देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, यही है कोलेस्ट्रॉल। ये एनिमल सेल के बीच बीच में पाया जाता है और ये स्टेबिलिटी देने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। तो देखिए प्रोटीन्स को हम लोग कितने अच्छे से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रोटीन, वैसा प्रोटीन जो अंदर में है, बीच बीच में है। पार्शली और टोटली बरीड इन लिपिड बाइलेयर, मतलब कि जो पार्शली या फिर टोटली लिपिड के बाइलेयर में अरेंज्ड हो। ठीक है, और ये जो इसका क्वांटिटी है ये टोटल का 70% होता है। बट जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो एक्सटेंसिक होते हैं, मतलब कि वो बाहर की साइड होते हैं, जिसको कि एक्सट्रैक्ट करना भी, अगर मान के चलिए कोई चीज़ है वो अगर बहुत किसी सब्सटेंस के बीच में, तो हम लोग को उसको निकालना। और अगर कोई जैसे मान के लिए पूरा सा सामान है और इसके यहाँ पे पेरीफेरी पे है, मतलब कि एकदम साइड में है, तो उससे तो हम लोग उसको थोड़ा निकालेंगे। तो ये पेरीफेरल जो होता है इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, बट जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत हार्ड होता है। तो लेकिन ये जो पेरीफेरल प्रोटीन है ये सिर्फ 30% ही होता है, और मोस्टली 70% जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये है लिपिड का बाइलेयर्स, इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है,
ये हो गया ग्लाइकोलिपिड और ये बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, देखिए जिसमें प्रोटीन में से ये हो गया इंटीग्रेटेड प्रोटीन, धसा हुआ है बीच में, और ये बाहर में है तो ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये एज ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर का सरफेस होता है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर फाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अब इसका फंक्शन क्या है, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है वो अलग अलग होता है, तो उससे हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, सेल को पहचान पाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। सेल को अगर किसी चीज़ से बचाना रहता है तो उसका भी काम ये करता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए थे, वो दिए थे सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर और निकोलसन दिए थे, और कब दिए थे, तो 1972 में दिए थे। ये जो है मोस्ट रिसेंट एंड एक्सेप्टेड मॉडल जो हम लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, जिस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, तो वो यही है जो सिंगर एंड निकोलसन जी दिए थे। ठीक है, उसमें वो लोग बताए थे कि प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब जो प्रोटीन है वो बर्फ़ के जैसा काम कर रहा है, और फॉस्फोलिपिड जो है वो सी है, मतलब कि समुद्र में कुछ कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो वो बर्फ़ के टुकड़े थे उसको उन्होंने प्रोटीन का नाम दिया है, और जो सी है, जो समुद्र है, उसको उन्होंने फॉस्फोलिपिड का नाम दिया है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन होता है, तो गुलाब जामुन चाशनी के अंदर होता है, तो जो चाशनी हुआ वो हो गया फॉस्फोलिपिड, और जो गुलाब जामुन हुआ वो हो गया प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब कि अर्ध तरल, ना वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही वो पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब देखिए फ्लूइडिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू मूव विद इन मेम्ब्रेन, मतलब जो भी ऐसे मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट करने का तरीका, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, अब देखिए फ्लूइडिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक फ्लूइडिटी जो फॉस्फोलिपिड करते हैं और एक फ्लूइडिटी जो प्रोटीन्स करते हैं। तो देखिए फॉस्फोलिपिड में दो तरह का मूवमेंट होता है, द फर्स्ट वन इज लेटरल मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। सो लैटरल मूवमेंट में क्या होता है, वो लोग लेयर में वो मूवमेंट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, तो अगर लेयर में कर रहे हैं ऐसे ऐसे तो क्या होगा, ये जो ये 1 2 है, तो जो 2 वाला है वो 1 के पोजीशन पे आ जाएगा, मंथली वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं लेटरली, तो जो 2 वाला है वो 1 पे आ जाएगा, और जो 1 वाला है वो 2 पे आ जाएगा। ठीक है, 3 4 सेम प्लेस पे रहेगा। बट जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होते हैं वो बिटवीन 2 लेयर्स होते हैं, मतलब कि वो 2 लेयर के बीच में होता है, जैसे 1 2 3 4। तो उसमें जैसे मान चलिए ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो जब ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 1 और ये 2। ठीक है, बट प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट करते हैं। क्यों, अब इसमें सवाल आता है कि क्यों ये लोग सिर्फ लेटरल करते हैं और फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं करते हैं। पहला रीज़न, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, तो उसमें वो और प्रोटीन्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो एक तो पहले से वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है, और ऊपर से जो है वो लार्ज साइज़ का है प्रोटीन, तो वो उसको सही से जगह नहीं मिल पाता है कि वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर पाए। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट करते हैं, वो सिर्फ विद इन अ लेयर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन्स, अब जो फ्लूइड में नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है, तो इसको हम लोग ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। जी साइड, SIDE, जी साइड, जी से सेल ग्रोथ, S से सिक्रीशन, I से इंटरसेलुलर जंक्शन, D से सेल डिवीजन, और E से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सेल ग्रोथ क्या कैसे करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर किसी सेल को ग्रो करना है और अगर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं ग्रो किया तो वो सेल कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा। सिक्रीशन में कैसे मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना और उसको एक अभी उस प्रोडक्ट का काम नहीं है, उसका उस प्रोडक्ट का काम कुछ समय के बाद है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक खुद से एक स्ट्रक्चर बनाएगा और उसको अपने अंदर
स्टोर करके रख लेगा और फिर जब उसका काम आएगा तो टाइम के अकॉर्डिंग फिर उसको वहाँ से सिक्रीट करेगा। इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल को जोड़ने का भी काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनाने का भी काम करता है। जैसे मान के लिए एक सेल से दो सेल बना, ठीक है, और अगर एक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन गया दूसरे में नहीं गया तब तो वो सेल वर्क ही नहीं कर पाएगा। और एंडो और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल क्या चीज़ खाएगा, मतलब अगर कोई फूड पार्टिकल है उसको अगर सेल को इनगल्फ करना है तो वो करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और अगर उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर करना है तो उसका भी काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।